सुप्रभात सभी को। स्वागत करती हूँ आज के इस वंडरफुल सेशन में आप सभी का। तो प्रतिदिन आ जाते हैं एक दूसरे के करीब कुछ नया शेयर करने के लिए जो हमारे जीवन को दे एक बेहतरीन दिशा। तो आज एक बेहतरीन विचार जो आपके साथ शेयर करना था, एक कहानी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करूंगी। कि एक घर था, उसमें 5 दिए जल रहे थे। होते हैं ना, 5 दिए शुभ के जलाते हैं। तो 5 दिए जल रहे थे उसमें। अचानक पहले वाले दिए को लगा, जल रहा हूँ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, किसी को मेरी कोई जरूरत ही नहीं लग रही, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं लग रही मेरी। तो कहता है इससे अच्छा तो बुझ जाता हूँ। वो बुझ जाता है। जब वो बुझता है तो दूसरा दिया भी उसे देखे देखे सोचता है मैं भी क्यों जल रहा हूँ, चलो मैं भी बुझ जाता हूँ। दूसरा दिया भी बुझ जाता है। फिर तीसरा दिया, थोड़ी देर में देखते देखते उसको लगता है कि जलने का कोई फायदा नहीं है, ये 2 भी बुझ गए, अब मैं और ये 2 बचे हैं। पता चला वो भी बुझ जाए, इससे अच्छा मैं भी बुझ जाऊं। तो वो जो तीसरा दिया था वो भी बुझ जाता है। थोड़ी देर बाद चौथा दिया भी बुझ जाता है। रह जाता है एक छोटा सा नन्हा सा दिया जो निरंतर जल रहा है, लगातार जल रहा है। तभी उस घर का मालिक, एक बच्चा उस घर में आता है, देखता है उस घर में अरे 4 दिए बुझ गए, एक जल रहा है। तो वो बच्चा भी दुखी नहीं होता, बड़ा खुश होता है, अरे वाह चलो एक दिया तो जल रहा है, ये एक ही दिए से मैं बाकी सारे दियों को जला देता हूँ। तो वो बुझे हुए चारों दियों को जला देता है और फिर से घर में भरपूर रोशनी, भरपूर प्रकाश हो जाता है। इस कहानी में जो ये पहला वाला दिया है वो किस चीज का प्रतीक है? जो पहला दिया है वो प्रतीक है हमारे उत्साह का। जब भी हम कुछ ठानते हैं, कुछ करने का प्रयास करते हैं, कोई गोल बनाते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा उत्साह का दिया है वो कहता है कुछ हो तो रहा नहीं है, कोई मुझे अप्रिशिएट तो कर ही नहीं रहा है, अभी कुछ रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा, कोई तारीफ तो मिल ही नहीं रही। तो वो जो उत्साह का दिया है वो सबसे पहले बुझना शुरू करता है और वो टिमटिमा के बुझ जाता है। जैसे ही वो उत्साह का दिया बुझता है तो अंदर कुछ खलबली सी मच जाती है, कुछ बेचैनी सी हो जाती है, कुछ अशांति सी आ जाती है। तो जो दूसरा दिया था वो प्रतीक है शांति का। जब उत्साह कम होता है जीवन में, आपको अपने लक्ष्य को लेके एक्साइटमेंट नहीं होता, आपके गोल के साथ में आपको कुछ खुशी की फीलिंग नहीं आ रही होती, तो जो दूसरा दिया है वो है शांति का दिया। वो शांति का दिया अशांति में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो बुझ जाता है। वो शांति का दिया धीमा हो जाता है। जैसे ही वो शांति का दिया धीमा होता है या बुझ जाता है, तो तीसरा जो दिया बुझा था वो दिया होता है हमारी हिम्मत का दिया। मन में हो गई अशांति, उत्साह रहा नहीं, तो क्या होगा? हमारी हिम्मत जवाब देने लगती है और हिम्मत हमारी टूट जाती है। हमारी हिम्मत जैसे जैसे टूटती है तो हमारा वो जो तीसरा दिया है वो बुझ गया, यानी कि हिम्मत का दिया बुझ गया। अब वो जो चौथा दिया था वो किस चीज का प्रतीक था? जब हमारा उत्साह खत्म हुआ, हमारे मन की शांति खत्म हुई, हमारा हिम्मत खत्म हुई, ये 3 दिए जैसे ही बुझे घर के, तो जो चौथा दिया बुझा था वो चौथा दिया था समृद्धि का। न उत्साह है, न शांति है मन में, ना ही साहस है हमारे अंदर, हिम्मत है, कुछ नहीं है। तो समृद्धि कहाँ से आएगी? तो वो चौथा दिया जो था वो समृद्धि का था, वो भी बुझ गया। फिर जो 5वां छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया था वो दिया था हमारे उम्मीद का दिया। मन में अगर उम्मीद बाकी है तो आप उस उम्मीद से उन पांचों चारों दियों को जला सकते हैं जो पहले बुझे हुए थे। वो छोटा सा जो दिया था उम्मीद का, उस उम्मीद के दिए से आप अपने उत्साह के, अपने मन की शांति के, अपने साहस के दिए को, समृद्धि के दिए को फिर से जला सकते हैं और वो लक्ष्य
आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं जिसको आपने प्राप्त करने का ठाना था। तो जीवन में हम ध्यान दें कि ये 4-5 दिए जो हमारे भीतर जल रहे हैं, या टिमटिमाने लगे हैं या बुझ रहे हैं। कोई लक्ष्य बनाया है, कोई सपना देखा है, तो उस सपने से रिलेटेड क्या पहला उत्साह का दिया अभी भरपूर एनर्जी के साथ, भरपूर रोशनी के साथ जल रहा है क्या? अगर वो जल रहा है, तो मन में भी शांति होगी कि एक ना एक दिन मैं इस काम को ज़रूर कर लूँगी, एक ना एक दिन मुझे ये लक्ष्य मिल जाएगा। वो जो पीस, वो जो आनंद अंदर होगा, वो ज़रूर जलता रहेगा। जब वो पीस भी होगी और एक एनर्जी भी होगी, एक उत्साह भी होगा, एक 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 सपने के साथ हमारे पास एक हिम्मत होगी, तो हमें समृद्धि मिल ही जाएगी। तो उम्मीद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद के साथ जिस बच्चे ने आके उस दिए को से बाकी के चारों दियों को जलाया, वो बच्चा प्रतीक है विश्वास का। विश्वास और उम्मीद दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर उम्मीद है, तो विश्वास होगा ही होगा, और अगर विश्वास है कि मैं ये कर लूँगी, तो उम्मीद भी बनी रहेगी। और जब उम्मीद और विश्वास दोनों हमारे साथ होंगे, तो उत्साह भी रहेगा, शांति भी रहेगी, समृद्धि भी रहेगी और हिम्मत भी रहेगी। इन चारों को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उम्मीद और विश्वास को बनाए रखना। तो जब भी लगे आपकी उम्मीद और विश्वास कम हो रहा है या एक कम हो रहा है, तो खुद को चेक करें कि ये लक्ष्य बनाया क्यों था? उस वक़्त इस लक्ष्य को मैंने क्या सोच के बनाया था? कौन-सा सपना था मेरा? क्या मैं पाना चाहती थी जब मैंने ये लक्ष्य बनाया था? क्यों इम्पोर्टेंट था मेरे लिए? उस कारण को अगर आपने लक्ष्य बनाते वक़्त खुद को दिया है और वो कारण ढूँढ के आपने लक्ष्य बनाया है, तो आप कभी भी डिमोरलाइज़ नहीं हो सकते, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। आपने वैसे ही कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, किसी भी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन हुआ, लगा ये चीज़ बहुत अच्छी है, अच्छा और लोग भी कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लूँ, चलो करके देख लेते हैं, क्या रखा है, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अगर इस भावना के साथ आपने अपने जीवन के किसी लक्ष्य की यात्रा शुरू की है, किसी लक्ष्य को पाने की कल्पना की है, तो वहाँ पर डिमोरलाइज़ होने के चांसेस हैं आपके साथ। लेकिन अगर आपने अपने मन को कोई एक स्ट्रॉन्ग कारण दे दिया है, कोई एक बहुत ज़बरदस्त रीज़न दिया है, तो वो रीज़न जो होगा आपको, वो डिमोरलाइज़ नहीं होने देगा। तो जब भी लगे उम्मीद और विश्वास कम हो रहा है, तो सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि उम्मीद और विश्वास कम होते ही उत्साह कम होगा। उत्साह कम होते ही अशांति आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। छोड़ो, छोड़ो कुछ नहीं रखा इसे करने से, अरे क्या मिल रहा है, इतने दिन से तो कर रही हूँ, कुछ हो थोड़ी रहा है, अभी भी यही दिक्कत आ रही है, कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दो। तो वो उत्साह कम हो जाएगा, शांति कम हो जाएगी। उत्साह कम होगा तो शांति कम होगी, शांति कम होगी तो हिम्मत हार जाओगे, हिम्मत हार जाओगे तो समृद्धि दूर हो जाएगी। समृद्धि यानी कि आपका वो लक्ष्य जो भी आपने बनाया है, और जब वो समृद्धि दूर हो जाएगी, तो क्या बचा? क्यों जी रहे हैं? क्यों बनाया था वो गोल? क्यों की थी उस चीज़ को पाने की कल्पना? तो उम्मीद और विश्वास को हम चेक करते रहेंगे। उम्मीद और विश्वास अगर हमारे पास है, तो हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। आज की उम्मीद कल का विश्वास बनेगी, और आज की उम्मीद कल का सपना बनेगी, कल की हकीकत बनेगी। तो आज की उम्मीद को ज़िंदा रखेंगे। कौन-सी उम्मीद को लेके हम रात सोए थे, और कौन-सी उम्मीद आज सुबह जागे तो हमारे भीतर है। ज़रूर चेक करें। कोई ना कोई एक उम्मीद रात को अपने मन को दे के सोएँ, कल हम ये काम करेंगे, कल अपने लक्ष्य की तरफ हम ये कदम बढ़ाएँगे, कल अपने लक्ष्य के लिए हमें ये करना है। वो जो एक्साइटमेंट, विश्वास, मैं ये कर लूँगी, कल ये काम मैं कर लूँगी, कल ऐसे-ऐसे मैं ये और इम्प्रूवमेंट की तरफ एक कदम बढ़ाऊँगी। कहते हैं ना, 0.1% भी आप ग्रो करते हैं, अगर डेली 1% आप ग्रो करते हैं, तो आप सोचो 1 साल में आप कितना ग्रो कर जाओगे। तो डेली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा तिनका-तिनका अगर हम खुद को ग्रो करते रहें, अपने जीवन में अचीवमेंट की मोती इकट्ठे करते रहें, तो सफलता की माला निरंतर हमारे लिए तैयार होती रहेंगी।
ठीक है ना? तो क्या क्या याद रखना है? उम्मीद और विश्वास, वो कभी ना खो। कोई भी आए आपकी उम्मीद और विश्वास की चोरी ना करे। बाकी चीजों की चोरी होगी तो आप उसको दोबारा से पालोगे, लेकिन उम्मीद और विश्वास को कोई चुरा के ले जाए, आपने जो लक्ष्य बनाया है, आप जो कर रहे हैं, उसे आके कोई दूसरा कहे अरे किस काम में लग गई हो, इसमें कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं मिलता, मैंने भी पहले बहुत किया था, इसे करने से क्या होता है, अरे बस बस किसी किसी को मिलती है सफलता, हर किसी को नहीं मिलती इस काम में। जैसे वेट लॉस करना है, लोग कहते हैं अरे बड़ा मुश्किल है भाई वेट वेट कम करना। कम कर लोगे फिर से बढ़ जाएगा, क्या फायदा भूखे मरने का, खाओ पियो ऐश करो। ऐसे होता है ना। जो बच्चे खुद नहीं पढ़ रहे होते वो दूसरे बच्चों को क्या कहते हैं, पूरे दिन पढ़ाकू है, पढ़ता रहता है, किताबी कीड़ा है, इसको और कुछ जीना नहीं है, इसको तो जिंदगी में किसी चीज में एंजॉय करने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसे ही मर जाएगा पढ़ते पढ़ते। जो खुद नहीं पढ़ते वो उस बच्चे की उम्मीद को, उस बच्चे के विश्वास को छीनने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने कभी खुद अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं किया, वो दूसरे लोगों को डिमोरलाइज कर देंगे। डिमोरलाइज मतलब उनकी उम्मीद छीन लेना। जब तक उम्मीद बनी रहेगी, जब तक ये विश्वास बना रहेगा कि यस मैं कर सकती हूँ, हाँ ये हो गया तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, और हमने जो रीजन ठाना था कि ये मैं करने क्यों वाली हूँ, अगर वो रीजन स्ट्रांग है और वो रीजन मेरे लिए वैल्यू करता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कितने भी लोग, हजारों लोग आके सामने खड़े हो जाएं और वो ये बोले कि ये फालतू के काम में लगी है, कुछ नहीं होगा, छोड़ दे, आप नहीं छोड़ोगे। तो आप जिस भी लक्ष्य की यात्रा पे चल रहे हैं, जो भी लक्ष्य आपने जीवन में बनाए हैं, उन लक्ष्य के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढिए, अपने विश्वास को, अपनी उम्मीद को पोषित करिए, उस दिए में निरंतर उत्साह का तेल डालते रहिए। शांति की ऊर्जा, शांति की रोशनी उस दिए से निरंतर आपको मिलती रहेगी, और साहस आपका बना रहेगा, और समृद्धि आपके कदम चूमेगी, आपकी जिंदगी में समृद्धि हर तरफ से बरसेगी। वो स्वास्थ्य की समृद्धि हो सकती है, वो प्रेम की समृद्धि हो सकती है, आनंद की समृद्धि हो सकती है, धन की हो सकती है, वो सम्मान की समृद्धि हो सकती है, कोई भी समृद्धि हो सकती है। तो इस कहानी के साथ मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी कि क्यों हमें अपने विश्वास और उम्मीद को बना के रखना है। कैसे, क्या चीज क्लियर हुई, कोई अपने लिए कोई अगर आपको हिंट मिला हो तो जरूर शेयर करें, जो लोग भी सुन रहे हैं मुझे। किस किसने ये अनुभव किया है कि जब भी हम कुछ लक्ष्य बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा उत्साह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गुड लोग मॉर्निंग आके मैम। उत्साहित तो, जी निशा जी, या और गुड गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने बिल्कुल सही कहा कि विश्वास और उम्मीद को जगाए रखेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, हमें वो सफलता मिलेगी जो हम पाना चाहते हैं। जी तो बिल्कुल सही आपका जो आपने आज इसके बारे में हमें बताया। मैंने थोड़ा सा छूट गया था वहां से ज्वाइन किया, लेकिन मुझे समझ आ गया था ये वाला इसका। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें विश्वास और उम्मीद को हमेशा जगा के रखना है, चाहे हमारे लक्ष्य कुछ भी हो। ये कोई भी लक्ष्य। दो दिए हैं, ये हमारे जीवन में लगातार जलने ही चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज और ये और जलते कोई रहेंगे ऐसे। तो हम करेंगे ही करेंगे, मिलेगा हाँ। ही हमारा लक्ष्य। हाँ। कितने लोगों ने पाया, आप देखो, अ, सही बात है। एक टाइम पे मूवी जब नहीं होती थी तो क्या होता था, फोटो क्लिक किए जाते थे। हम्म। दादा साहब फाल्के जी जो फोटोग्राफर थे, जो फोटो खींचते थे, उनको एक आइडिया आया कि कैसे इसको चलचित्र की तरह, कैसे ऐसा लगे कि इंसान चल रहा है, और उन्होंने हम्म। उस पे काम करना शुरू किया। निरंतर करते करते उन्होंने उस उनकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करके उनको एक सीक्वेंस में लगाया और एक रील की तरह बनाया, और उसको चलाने के तरीके ढूंढे, सालों लग गए उन्हें, लेकिन उनका एक उम्मीद थी कि मुझे ये करना है, और उन्होंने वो कर दिया। राइट ब्रदर्स, सुनते हैं ना, राइट ब्रदर्स को हाँ, एक राइट विचार आया ब्रदर्स था ने। कि इंसान पक्षियों की तरह उड़ना शुरू कर दे, पक्षियों की तरह उड़ पाए तो कितना आनंद आए। वो लगे रहे लगे रहे लगे रहे उस उम्मीद में कि पक्षियों की तरह उड़ना है, मुझे भी पक्षियों की तरह उड़ना है, और उस उम्मीद के साथ, और मैं एक दिन उड़ूंगा पक्षियों की तरह, उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाए, है ना। हम्म।
अ, बिल्कुल सही। हमेशा मैं उनकी नाम दिमाग से निकल रहा है, एग्जाम्पल देती हूँ। लाइट लाइट के लिए जो उन्होंने कल परसों के सेशन में भी मैंने बोला था, आज मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है। साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की अ, खोज की एडिसन। थी। एडिसन। 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 उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट करके भी हार नहीं मानी थी। उनके अंदर वो उम्मीद और विश्वास का दिया जला हुआ था कि एक ना जी एक हाँ। दिन मैं इसे कर डालूंगी, एक ना एक दिन मैं इसे कर दूंगी, कर दूंगा। मैं इससे हार नहीं मानूंगा, मैं हार से नहीं हारूंगा। उन्होंने अपने अंदर वो विश्वास का दिया, वो उम्मीद का दिया जब तक जलाए रखा, जब तक कि उन्होंने उस काम को उस अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया। हम्म। है ना? बिल्कुल सही। तो बहुत सारे लोग हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। आज भी हमारे आसपास हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश की दिशा बदलने में लगे हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे लोग जो देश में कुछ अलग तरीके का अलग जगा रहे हैं, देश में एक शांति की व्यवस्था बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, हर एक के शुभ की चिंता कर रहे हैं। देश को पूरे विश्व में रोशन करने की चिंता में लगातार लगे हुए हैं। कितने लोग उनकी टांग खींच रहे हैं, कितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कितने लोग उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें गिराने के लिए जरूरी है। लेकिन उनके अंदर का वो उम्मीद और वो विश्वास, वो साहस और वो उत्साह और वो समृद्धि उनके जीवन में निरंतर अचीवमेंट की तरह बढ़ती जा रही है। देश में, विदेश में, हर जगह उनका नाम हो रहा है। लोग उन्हें अब दोनों हाथ बांध के, दोनों हाथ जोड़ के उनका स्वागत करने में लगे हुए हैं, सम्मान करने में लगे हुए हैं। तो वो निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो हार नहीं माने हैं। उनके अंदर हम्म। उत्साह है। देखो आप ना, कभी भी देखो। हम्म। मतलब कल मैं यूट्यूब पे देख रही थी मोदी जी के एक वीडियो कहीं का, 2 घंटे बाद का वीडियो कहीं का। कल मैंने बाई चांस उनका नाम डाल के यूट्यूब पे देखा तो एक चैनल है नरेंद्र मोदी के नाम से। और उस पे उनके उस दिन के पूरे वीडियोस, जहां जहां वो जा रहे हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं, कल कहाँ गए थे, वो सारे वीडियोस वहां पर हम्म। मतलब डाउनलोडेड थे। तो हर जगह वो एनर्जी उनके अंदर, इस उम्र में भी इतनी एनर्जी, इतनी क्यों? उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है अपने लक्ष्य के लिए। उनके पास एक वो कारण है जिस कारण को वो अपने अंदर निरंतर उम्मीद और विश्वास के दिए की तरह जलाए हुए हैं। किसी चीज से हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतने विरोधी खड़े हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन वो अपनी राह पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच। बहुत स्ट्रांग रीजन है उनके पास। हम लोग क्या करते हम्म। हैं, चार लोगों ने आके बोल दिया क्या कर रही है, कुछ नहीं होगा, इतने दिन से कथी क्या हो गया, क्या उखाड़ लिया, तो हम कुछ दिनों में उस काम को छोड़ देते हैं। सबसे पहली बात तो उस तरीके की एनर्जी से हम लोग काम को शुरुआत ही नहीं करते अपने जीवन में, कि कुछ भी हो जाए हर हाल में मुझे ये करना है। हम्म। वो वाला रीजन अगर मेरे पास है मेरे किसी भी लक्ष्य को लेके, तुम, हम्म। आप देखो, आप चाहोगे तो भी आप नहीं रुक पाओगे। आपके जीवन हम्म। में वो सब आएगा जो आपने पाने की कल्पना की है। क्योंकि आज की उम्मीद कल की कल्पना बनती है। आज जिस चीज की उम्मीद करते हो कल वो कल्पनाओं में आता है। और जो कल्पनाओं हम्म। में होता है वो क्या होता है? जो हमारे मन के भीतर बनता है। हमारा जिसकी चीज का निर्माण हमारी मानसिक दुनिया में हो जाता है, उसका भौतिक निर्माण तो होना ही है। वो इस प्रकृति में, इस विश्व में सबके सामने वो चीज क्रिएट होनी ही है। क्योंकि जब जब भी किसी ने मन के भीतर किसी चीज की रचना की है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया के इतने विशाल क्रिएशन करने वाले साइंटिस्ट है, कोई कलाकार है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, जब जब भी उसने किसी चीज की कल्पना अंदर की है, स्टोरी उसके दिमाग में क्रिएट हुई है सबसे पहले। जैसे जैसे वो स्टोरी उसके दिमाग में क्रिएट हुई है, वो उसने अंदर जो सोची है, अच्छा ऐसे ऐसे एक कहानी बनाऊंगा, उस कहानी को उसने पेपर पे लिखा है। पेपर पे लिखने के बाद उसके डायलॉग्स बने हैं, डायलॉग्स के बाद एक डायरेक्टर ने उसके बारे में अपने मन में कल्पना की है, ऐसे ऐसे सेट होगा, ऐसे ऐसे यहाँ एक्टर खड़ा होगा, यहाँ विलन खड़ा होगा, यहाँ इस तरीके का सीन होगा। उसने अपने मन के अंदर उस चीज की कल्पना की है। तभी वो सीन शूट हो पाता है, वो सीन एक कैमरे में कैद हो पाता है और हम सबकी आंखों के सामने आ पाता है। तो वैसे ही हम अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए
कैसी पिक्चर बना रहे हैं। कौन है हमारे सपनों का डायरेक्टर? कोई दूसरा जिसने वो काम कभी किया ही नहीं। आप अपनी जिंदगी की पिक्चर की, जिंदगी की कहानी जो है उसकी अगर पिक्चर बनवाएंगे तो किससे बनवाएंगे? मुझसे। मुझे तो आती ही नहीं फिल्म बनानी। आप किसी ऐसे को ढूंढोगे ना जिसको रिकॉर्डिंग आती हो, जिसको कहानी लिखना आता हो, जिसको डायरेक्शन आता हो, जिसको गाना आता हो, कोई ऐसी हीरोइन जो बहुत रियल एक्टिंग करती हो। आप ऐसे इंसान को ढूंढेंगे, ना कि किसी को भी पकड़ के उससे अपनी जिंदगी की कहानी की पिक्चर बनवा लेंगे। तो वो जो चीजें हैं, वो रीजन कितना स्ट्रांग है पाने के लिए, एक तो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी पाना है तो उसके पीछे का कारण खोजिए। सुबह जल्दी उठना है, छोटा सा गोल है। लोग कहते हैं मैं उठ ही नहीं पाती, कैसे जल्दी उठूं? जब तक रात को खुद को कोई एक बहुत स्ट्रांग कारण नहीं दोगे, तब तक आप देखोगे सुबह मन आपको अपनी तरफ खींचेगा कि और लेट ले थोड़ी देर, रजाई को और ऊपर कर ले। क्या करना है? कल उठ, आज नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक दिन ना करने से कौन सी आफत आ जाएगी? और ऐसे करके एक एक दिन करके आपकी जिंदगी में से कितने सारे दिन निकल जाएंगे। उस दिन हमने कैलकुलेट किया था कि डेली अगर हम 10 मिनट और थोड़ा सो लेती हूँ, सोचते हैं, तो एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 10 मिनट से शायद 2.5 घंटे हमने कैलकुलेट किए थे। 10-10 मिनट करके यानी कि 70 मिनट हो गए। 70 मिनट का मतलब है 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा, है ना? 1 घंटा 10 मिनट। हाँ। तो 1 घंटा हमने बर्बाद कर दिया। अगर हम डेली 1 घंटा लेट उठ रहे हैं, डेली सोच रहे हैं पिछले 3 महीने से कि चलो कल से उठेंगे, कल से उठेंगे, और रोज 7 बजे की जगह 8 बजे उठते हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं आंख ही नहीं खुलती मैडम 7 बजे तक, आपका सेशन थोड़ा जल्दी होता है। 7 बजे आंख ही नहीं खुलती। आप 7 बजे का ये सेशन करने के लिए मुझे कितने बजे उठना होता होगा? और क्या मेरे पास काम नहीं होते? मेरे पास कोई रीजन नहीं होता क्या? मेरा मन भी मुझे कहता होगा ठंड है, पूरी सर्दियों मैंने सेशन किए हैं, कि छोड़ना नहीं था। कितने लोग आते हैं, कौन से 100-200 लोग आ रहे हैं, क्या करना है? और कौन सा कोई मेरे गन गन पॉइंट पे मुझसे सेशन करा रहा है? मैं नहीं करूंगी तो कौन आके मेरा गला दबा लेगा? या अगर 1 महीने नहीं किया तो मेरे घर में 10-20 लाख रुपए नहीं आएंगे, या कुछ हजार रुपए नहीं आएंगे? ऐसा कोई रीजन नहीं था। लेकिन मेरा अपना जो रीजन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं हर हाल में उसको करने के लिए, और कोई कंपल्शन नहीं होता, मजा आता है, आनंद आता है। सुबह सुबह बड़ी एनर्जी आती है। जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है, मैं उससे पहले जागी होती हूँ। अलार्म हुँ, मैं बाद में बंद करती हूँ, मैं उससे पहले जागी होती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो मुझे पाना है, जिसके लिए मैं ये लक्ष्य कर रही हूँ, जो मेरा लक्ष्य है कि 100 लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आए, उनकी जिंदगी में मैं वैल्यू ऐड कर पाऊं। वो लोग अपने जीवन को कुछ और नई तरीके से, कुछ और नई एंगल से अपने जीवन के चैलेंजेस को फेस करना सीख जाएं, जो मैंने सीखा 2010 से लेके अब तक, जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया। किसी को दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा आपके जीवन का परिवर्तन, लेकिन आपके लिए वो कितना वैल्यू करता है। आप किस परिस्थिति में किस तरीके के रेस्पॉन्सेज देते हैं। हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं। अधिकतर लोग किसी भी सिचुएशन में रिएक्शन देते हैं। किसी ने कुछ बोला, रिएक्शन दे दिया। किसी ने, अरे कुछ हुआ, होपलेस हो गए। कुछ हुआ तो अपनी एनर्जी से काम कर लिया। ये सब क्या होते हैं? रिएक्शंस होते हैं। लेकिन क्या हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं? हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना को, किसी भी इंसान को अगर हम रेस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, रेस्पॉन्स होता है कॉन्शियसनेस के साथ। आपके सामने कुछ बात हुई और आपने उसको सोच, एक बैलेंस माइंड के साथ उसका उसकी प्रतिक्रिया की, वो होता है आपका रेस्पॉन्स। रिएक्ट तो आप ऐसे करते हैं जैसे मच्छर ने काटा और हमारा हाथ उसे मारता है, होता है ना? मच्छर के काटते ही हम क्या करते हैं? रिएक्शन करते हुँ, हैं। रेस्पॉन्स क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है जब कोई आया और उसने कुछ बहुत चुभता हुआ बोला, बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, बहुत ज्यादा डिमोरलाइज कर दिया आपको, लेकिन आप अंदर से उसकी उस बात को सुन नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं इसको इस टॉपिक पे इतनी ही नॉलेज है भाई, ये अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रहा है। मुझे पता है, मैंने स्टडी की है, मैंने इस काम को स्टार्ट करने से पहले पूरी तैयारी की हुई है। मुझे उसका रीजन भी, इसका नहीं होगा वेट कम करना, रीजन मेरा है। तो मैंने वेट कम करने के ऊपर सबसे पहले तो वो वेट कम करके मेरी हेल्थ में क्या चेंजेस आएंगे,
मेरा स्वास्थ्य कितना बेहतर होगा, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए खाना इम्पोर्टेंट। तो ये बोल रहा है इसको खाने दो ना, इसको करने दो। योग करना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है। लोग कहते हैं क्या पढ़ रहा है, जब तो पढ़े नहीं, जब पढ़ने का समय था। अरे वो पढ़ के आपने सिर्फ मार्क्स इकट्ठे किए, रिपोर्ट कार्ड्स में आपके मार्क्स आए थे जिन्हें पिछले 20 साल से 30 साल से आपने कभी उठा के भी नहीं देखा होगा, वो मार्कशीट्स जो जब पढ़ाई की थी। सिर्फ मार्क्स इकट्ठे हुए। कितने सारे लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ के उन फॉर्मूलाज का जिंदगी में कभी यूज नहीं किया होगा, जिन्होंने कभी ग्रामर का यूज नहीं किया होगा, अपने किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया होगा, और उस वक्त उसके लिए रट्टा था, हमने घंटों लगाए थे। लेकिन आज अच्छी किताबें पढ़ के, आज जीवन को नई दिशा देने वाली पुस्तकें पढ़ के, हम अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक ही सिचुएशन में एक इंसान, सेम सिचुएशन दो लोगों के साथ आती है, एक ने पूर्व तैयारी नहीं कर रखी, वो सर पकड़ के रोने लगता है, और दूसरा वहीं उसी सिचुएशन को हिम्मत के साथ हैंडल करता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी पूर्व तैयारी की होती है। ज्यादातर लोग प्यास लगने पर कुआं खोदते हैं, दिक्कत आएगी तब की तब देखेंगे, बीमारी हो जाएगी तब देखेंगे। अरे आप उसकी प्रिवेंशन करिए, आप जिस दिशा में बढ़ना चाहते हो उसकी पूर्व तैयारी करिए ना। आपको जो भी पाना है, रिश्तों में मधुरता लानी है, आप देखिए ना, यूट्यूब पे जाके देखिए, आपको उसके ऊपर 50 वीडियोस मिल जाएंगी, आपको बुक्स मिल जाएंगी। आप देखो बड़े बड़े जो गुरु हैं वो रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, रिश्तों में मधुरता लाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, कौन कौन से मार्गदर्शन दे रहे हैं। या किसी का बहुत, कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने रिश्तों में बड़ी बैलेंसिंग कर रखी है, जाइए उसके पास, देखिए उसके जीवन शैली को, कैसे जीता है वो, कैसे लोगों को रिस्पॉन्स देता है, कैसे लोगों की केयर करता है, करिए उसे कॉपी। नकल करना बहुत बुरा है, ये हमने बचपन में सीखा था। लेकिन नकल किस चीज की जा रही है और किसकी की जा रही है, ये जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जहां पर हम समृद्धि की, विकास की बात करते हैं, अपने जीवन में कुछ ग्रोथ की बात करते हैं, तो वहां पर हमें नकल करनी ही होगी। हर इंसान जीवन में नकल करता है। बच्चा बोलना कब सीखता है? जब अपने माँ बाप की नकल करता है। जैसे मम्मी बोल रही होती है, जिस घर में बड़े गालियां दे के बात करते हैं, बच्चा कैसे गालियां सीख जाता है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की नकल कर रहा होता है। जिस घर में सुबह उठ के रोज आरती गाई जाती है, वहां बच्चे कैसे आरती गाने लगते हैं? उन्हें किसी ने रटाई नहीं होती, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की नकल कर रहे होते हैं। चलने में हम बच्चे को ऐसे करके बुलाते हैं ना, आ जाओ चलो, तो हमें देख के वो करता है, डांस करता है। खाना खाने में, हर चीज में हमने बचपन में अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को देखा और उनकी नकल करी, उन्हें कॉपी करने की कोशिश की। जैसे जैसे बड़े हुए तो हमने लोगों के स्टाइल कॉपी किए, इवन हेयर स्टाइल, कपड़ों को देखने का तरीका, बात करने का तरीका, कौन किस तरीके से बोलता है तो लोगों पे ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है, हमने वो सब चीजें सीखी। तो वहीं पर हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए एक सिंगर बनना है, तो किसकी नकल करनी पड़ेगी? जो ऑलरेडी एक सिंगर है। मुझे नहीं आता, मेरी नकल करोगे तो क्या होगा? मेरी तरह बेसुरा गा दोगे। जिसको किसी को इंजीनियर बनना है तो उसे किसकी नकल करनी होगी? एक इंजीनियर बनने की तैयारी से लेके इंजीनियर बनने तक, उस किसी इंजीनियर ने क्या किया, उसने कैसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करी, कैसे उसने ट्वेल्थ के एग्जाम की तैयारी करी, कितने परसेंट मार्क्स वो ट्वेल्थ में लाया, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में क्या किया उसने, फिर 4 साल वहां कितनी पढ़ाई की। वो सारी चीजों की नकल ही तो करते हैं हम। वो हमें पता होती है, कुछ चीजें हम देख के करते हैं, कुछ चीजें हमें बिलीफ में हमारी बैठा दी गई होती हैं। एक एक महिला, एक लड़की की जब शादी होती है, तो उसको, उसने अपने घर की बहुओं को देखा होता है, अपनी माँ को देखा होता है, भाभीियों को देखा होता है, एक बहू क्या क्या करती है, वो अपने ससुराल में जाके उन चीजों की नकल करनी शुरू करती है, उन्हीं चीजों को, उनका उनका जो रोल उसने अपनी माँ को देखा था, वही रोल वो ससुराल में कॉपी कर रही होती है, नकल कर रही होती है। तो वो उसी तरीके का एक्ट करना शुरू कर देती है। एक लड़का शुरुआत से देखता है पापा क्या करते हैं, कैसे पापा राशन लेके आ रहे होते हैं, कैसे पापा मेरी मम्मी से बात कर रहे होते हैं, जिस स्टाइल में वो बात कर रहे होते हैं, वो उन स्टाइल्स को कॉपी कर लेता है। हाँ, कई बार अगर वो हर्ट हुआ है कि पापा गलत तरीके से मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा ने कभी मम्मी को इज्जत नहीं दी, प्रेम नहीं किया, केयर नहीं किया, और उसने अपनी माँ का वो दर्द महसूस किया है, तो वो नकल ना करके सावधानी बरतेगा, और वो अपनी पत्नी के साथ बहुत केयरिंग हो सकता है, या हो सकता है वो उनसे भी ज्यादा क्या कहना चाहिए, अत्याचारी बन जाए, कि उसके हिसाब से उसके मन में वो पिक्चर ही बन जाए कि पति यानी कि ऐसा ऐसा, बीवी से सीधे मुंह बात नहीं करनी चाहिए। तो वो नकल ही तो कर रहा है, अपने पिता की नकल ही तो कर रहा है।
हम्म। या उसने किसी को देखा, मेरे पापा तो नहीं करते, चाचा बहुत केयर करते हैं, या मेरे मामा बहुत केयर करते हैं, अरे वो कितने प्यार से बात करते हैं, मामी कितनी खुश रहती है, तो उसने मामा की केयर कर ली, मामा की नकल कर ली। तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी की नकल कर ही रहे हैं जीवन में। तो जो भी लक्ष्य आप बना रहे हो पाने का, मन की शांति का, तो किसकी नकल करनी होगी? जो दिन भर रोता रहता है, जो हर वक्त जिंदगी से शिकायतें करता रहता है, या उसकी जो ऑलरेडी शांत है? आप उससे बात करोगे, आप देखोगे उस वो अपने जीवन में किन नियमों का पालन करता है, वो कैसे शांत रहता है, वो कैसे रेस्पॉन्स कर रहा होता है, वैसे ही रेस्पॉन्स देने शुरू करोगे तो आप भी शांत रहना शुरू कर दोगे। तो जो भी पाना है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य है, चाहे आपकी आर्थिक संपन्नता है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे रिश्तों में मधुरता है, और चाहे आध्यात्म, आपके ईश्वर के साथ जो भी कनेक्शंस हैं, इनमें सारे लक्ष्य आ जाते हैं। इन 5 चीजों में जीवन के सारे लक्ष्य आ जाते हैं। आप किसी भी लक्ष्य की बात करो, वो इन 5 में से किसी ना किसी एक क्षेत्र में जरूर होगा। तो हम उन 5 में से किस किस लक्ष्य पे काम करने जा रहे हैं, और वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन करके अगर हम अपने लक्ष्य पे चलेंगे तो जीवन बेहतरीन की तरफ बढ़ता चला जाए। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? यस मैम, आई एम एग्री विद यू। मैं आपकी और पूरी बाकी लोग? बातों से। धन्यवाद आपका। जी। सुनीता जी हैं, रजवंत जी हैं, दीपक जी हैं। अब आप इस चीज से ना क्रॉस चेक भी करिए कि कब कब ऐसा हुआ था कि आपने कुछ करने की ठानी थी और आप कर भी सकते थे उस चीज को। आप अपने मन से जानते हो कि इस चीज को अगर मैं ऐसे ऐसे उस वक्त ये गलतियां ना की होती, या ये काम मैंने और कर लिया होता, तो मैं उस समय वो चीज अचीव कर लेता। आप जब इन चीजों को अपनी पीछे की जिंदगी को देखिए कि कहाँ कहाँ ऐसा हुआ, आपने ऐसा ऐसा किया कि सबसे पहले आपने उम्मीद खोई। उम्मीद खोई तो क्या हुआ? उत्साह कम हुआ। उत्साह कम हुआ तो क्या हुआ? शांति खत्म हुई। आपको लगा कुछ नहीं हो रहा, क्या करना है, क्यों करूं, नहीं करती, छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा, करने से नहीं। अशांत हुए ना। और उसके बाद में क्या हुआ? हिम्मत टूटी। हिम्मत टूटी तो वो लक्ष्य छूट गया। खुद को चेक करेंगे जरूर कि जब जब जहां जहां असफलता मिली थी या जहां जहां सफलता मिली थी, दोनों ही चीजों में आज अपने आप को बैठ के मनन करिएगा, देखिएगा जरूर कि ये जो 5 दिए थे, उत्साह का, शांति का, हिम्मत का, समृद्धि का, उम्मीद का, ये कहाँ कहाँ जलते रहे थे। जरूर चेक करोगे, आपको सबूत मिलेंगे। चेक करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, जिन चीजों को हमारा मन सबूत की तरह देख लेता है, हाँ ऐसा तो किया था, हाँ भाई तब भी ये चीजें हुई थी, तो वो पक्का उनपे, उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो उनपे विश्वास कर लेता है। तो ये स्टेप हो गए एक तरह से हमारे पास नियम बन गया ये, कि सफल होना है तो उत्साहित रहना है। उससे पहले एक स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, क्यों करना चाहती हूँ, क्यों पाना है मुझे, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, वो मुझे क्यों पाना है। मेरे जीवन में जैसे मैं जीवन में रिएक्ट किया करती थी, वो उस समय नहीं लगता था कुछ गड़बड़ है। उस समय लगता था मैं तो बड़ी पावरफुल हूँ, अरे मैं तो पटाख से जवाब दे देती हूँ, और लोग भी अप्रिशिएट करते थे। हम तो सोचते ही रह जाते हैं, ये तो इतनी देर में जवाब भी दे देती है, इसके पास तो बड़ा तड़ाक से हर चीज का जवाब होता है। लोग उस चीज को अप्रिशिएट करते थे। लेकिन जब मैंने वो चीज, वो सहजता, वो सरलता, वो आनंद रेस्पॉन्स करके देना शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी मेरे जीवन में आई, तो मुझे लगा कि नहीं, उसकी तो जरूरत ही नहीं थी, उतना तीखा किसी को बोल देने की क्या जरूरत थी। और वो बेचारा अब तक भी उस बात को सोच सोच के पेन में आता होगा। तो अंदर से वो चेंज आया। और परेशानी आने पे पहले कितना होपलेस होती थी, कितना पेन होता था, कितनी जद्दोजहद करती थी उस चीज को सॉल्व करने के लिए। आज भी हिम्मत नहीं हारती हूँ, तो देखो एफर्ट्स आज भी होते हैं उन चीजों के लिए, लेकिन आज मैं बड़ी पीसफुली उन चीजों के एफर्ट्स कर रही होती हूँ। तो जब मुझे उस चीज का एहसास हुआ कि ये रोशनी मेरे जीवन में आई, तो मेरा जीवन कितना सहज हो गया। और मैं जब आसपास के लोगों को देखती थी, वो तो मुझसे भी ज्यादा अशांत हैं, तो उनके जीवन में कितना पेन होता होगा। तो मैंने सोचा कि किसी ने प्रयास किया, तो मेरे गुरु की शिक्षाएं मेरे जीवन में उतरी। कहीं किसी किसी ने, बहुत सारे लोगों ने
निस्वार्थ भाव से उस शिक्षा को मुझ तक पहुंचाने का जो भी सिस्टम था, उसको तैयार किया, उसको फॉलो किया, उसके लिए निरंतर एफर्ट्स किए, तो वो शिक्षा, वो रोशनी, वो मेरे गुरु की चेतना मेरे अंदर आई और मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो मेरा भी अब ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी उस चीज को और आगे बढ़ाऊं, कुछ और लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो कैसे कर सकते हैं? तो जो मुझे आनंद मिला है वो और लोगों तक बांटने का एक बड़ा स्ट्रांग रीजन मेरे पास रहा, क्योंकि वो करके मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो उस आनंद की भूखी हूँ, इसलिए उस काम में निरंतर लगी हुई हूँ। और याद नहीं रहता कितना समय हो गया, कितने समय से काउंसलिंग करने का मौका मिल जाए, कोई डिप्रेस्ड है उसको समझाने का कहीं मौका मिल जाए, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। बहुत एनर्जी, बहुत हिम्मत रहती है उसको, मतलब बेचैनी हो जाती है इसको बता दूं। हॉस्पिटल में अभी खुद किस चैलेंज में गुजर रही थी एज अ वाइफ, जब हस्बैंड की रिपोर्ट्स इतनी अजीबोगरीब हों, डॉक्टर्स उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे रहे हों, तो उस वक्त कितना पेन होगा एक वाइफ को, एक डर भी होगा। लेकिन नहीं, वो विश्वास था, वो उम्मीद पूरी उस समय थी। नहीं, इस एलोपैथी वाले डॉक्टर्स को नहीं पता, पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर इस दुनिया में होगा, और मैं उस सोल्यूशन तक पहुंच जाऊंगी, मैं उस सोल्यूशन तक ढूंढ लूंगी, मैं उस सोल्यूशन को समय रहते ढूंढ लूंगी। और वो किया, हुआ, क्योंकि विश्वास था, उम्मीद थी। तो वो चीजें आपके जीवन में भी, वो चीजें आए, वो प्रकाश आए। ईश्वर ना करे किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, पर जिंदगी है, इसमें चैलेंज आएंगे ही। अगर चैलेंज नहीं आते तो सिर्फ एक इंसान के जीवन में नहीं आते, जिसे उठा के ले जाने के लिए चार लोग चैलेंज लेके आए होते हैं। जब तक जीवित हो तब तक चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि ईश्वर चाहता है हम निरंतर ग्रो करें, निरंतर बढ़े, तो वो हमारे आगे हर्डल्स लाता है। जब भी कोई चैलेंज आता है तो वो हमें पावर देने आता है, हमें शक्ति देने आता है, हमें और स्ट्रांग बनाने आता है। तो जब भी कुछ परेशानी आए ना, तो अंदर से बस, अरे वाह, अब इस परेशानी से मेरे अंदर शक्ति आने वाली है, मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी ग्रो होने वाली है, मैं और स्ट्रांग बनने वाली हूँ, और कैपेबल बनने वाली हूँ इस एनर्जी में। और हाय, अब क्या करूं, मर गई, मिट गई, अरे मेरी तो जिंदगी में ये क्या हो गया। इस तरीके की फीलिंग वाले इंसान में, दोनों तरीके के इंसान में क्या अंतर होगा, कोई बताए? परेशानी दोनों की जिंदगी में आई है, चैलेंज दोनों की जिंदगी में आया। एक इस तरीके से चैलेंज को ले रहा है कि अरे वाह, चैलेंज आया है तो मैंने जाना है, मैंने समझा है कि शक्ति मिलती है, हर चैलेंज से शक्ति मिलती है। तो मेरे जीवन में ये जो चैलेंज आया, ये मुझे शक्ति देने के लिए आया है। और दूसरा कह रहा है, हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब तो जिंदगी खत्म हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा। इन दोनों इंसानों में क्या फर्क होगा? दोनों इंसानों में फर्क ये है कि एक व्यक्ति जो चैलेंजेस आए हैं तो वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर रहा है और उसको समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा, और दूसरा समस्या में उलझा ही रहेगा। और वो वो उम्मीद भी खो साधारण देगा, व्यक्ति, हाँ, वो भी उम्मीद अपना भी खो सब देगा। कुछ खो देगा, वो जो है वो भी खो देगा वो। और जो दूसरा व्यक्ति है वो समाधान खोज के और अपनी समस्याओं से पार करके वो निकल जाएगा। तो उस समय समस्या आने के समय अगर वो अपना विवेक से काम करता है तो वो समाधान के साथ होता है और तो उसको। बचपन से आज तक जितनी भी हमने एकेडमिक पढ़ाई की, क्या वहां पर हम्म, कभी किसी स्कूल में, किसी टीचर ने, किसी किताब ने में हमने ये पढ़ा क्या कि समस्या आती है तो शक्ति देने के लिए आती है? यही तो पढ़ाते तो मैम तो बहुत अच्छी बात होती, मैं यही तो कहती हूँ। तो तो शिष्टाचार की हमारी शिक्षा किताब आती थी। व्यवस्था में, हाँ, हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो सब नहीं सिखाया गया, जबकि गुरुकुल की जो प्रथा थी, गुरुकुल में हाँ, आज सामान्य ज्ञान के नाम पे क्या पढ़ाया जाता है? सामान्य ज्ञान के नाम पर ये सामान्य क्या ज्ञान पढ़ाया पे तो जाता है वही। सोशियोलॉजी में? जबकि सो सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दो जो विज्ञान है, सामान्य ज्ञान हम्म, जनरल नॉलेज हो गई, और हम्म, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या, समाज की व्यवस्था, ये इतने इतने वर्ण होते हैं, इतने ये होते हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। हम्म, हम्म, उसकी जानकारी तो इतनी सी है, समाज में जीवन को जीने के लिए मेरे अंदर क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से अवगुण होते हैं जो समाज में जीने के लिए मेरे लिए बाधक होंगे।
उनकी जानकारी नहीं हम्म। दी जाती, बच्चों को सही बताया ही नहीं जाता कि बताया कोई नहीं जाता। डिमोरलाइज करता है तो उसे कैसे हैंडल करना है। उस अब किसी उसके दूसरे लिए के मैम टीचर स्टेटमेंट को रखी गई। हमें अब उसके लिए ना, अब स्कूलों में टीचर रखी गई है स्पेशली, कि वो हाँ, आपको बताएंगी। उनको काउंसलिंग बोला गया, उनको कौंस के लिए मैम। मैंने काउंसलर कहा ये कि हाँ, काउंसलर्स काउंसलर रखे। रखे गए हैं, उसको काउंसलर बोला गया है कि छोटे छोटे बच्चों को काउंसलिंग करेंगे। मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया मैम। अब पढ़ाई को छोड़ जबकि के वो अब टीचर काउंसलिंग। टीचर का ही कर्तव्य है कि पढ़ाते पढ़ाते उसके लिए अब हाँ अलग से जब काउंसलर के पास जाता है तो क्या होता है, बच्चे को एक बीमार की तरह देखा जाता हाँ, वो उतनी बात भी है, नहीं कर बच्चे को पाते एक ढंग से। प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है, इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, उसको उस तरीके से देखा जाता है। जब सबको एक साथ उस चीज की पहले ही नॉलेज दे दी जाएगी, जो कि पहले गुरुकुल में हुआ करता था, पहले से ही तैयारियां करा दी जाएंगी, तो उस बच्चे को कभी काउंसलर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। और कितने लोग, चलो आज की डेट में जो बच्चे हैं वो कुछ हम कह सकते हैं पार्शल लकी हैं कि उनके पास स्कूल्स में काउंसलर हैं। कितनी काउंसलिंग हो पाती है, कितना उन्हें रास्ते मिल पाते हैं, या क्या क्या होता है वो मुझे नहीं पता। मैंने अभी किसी काउंसलर को बहुत क्लोजली नहीं देखा, या मैंने कोई बच्चे का ऐसा फीडबैक नहीं देखा कि उसको उसकी समस्याओं का समाधान मिल पाया, या वो बच्चा उतना फ्रीडम के साथ उन लोगों के साथ वो बात शेयर कर पाया। लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो जरूर हो ही रहा होगा। लेकिन हम लोगों की जो जनरेशन है, या मेरे बाद वाली जो 10-15 साल बाद तक की जो जनरेशन थी, उनके पास तो कोई काउंसलर होता ही नहीं था। उनके पास घर में कोई इंसान नहीं होता था जिससे वो डिस्कस भी कर पाए अपनी उन समस्याओं का। और बड़े होने के बावजूद भी आज हमारे समाज में काउंसलर्स के पास जाना मतलब आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप डिप्रेस्ड हो। तो कोई भी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि डिप्रेशन नहीं, उससे पहले भी किसी समस्या के लिए हम किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं। और अगर डिप्रेशन है तो वो भी एक बीमारी है, तो उससे भी बचने के लिए दवाई क्यों नहीं ले। दवाई मेरा मतलब है काउंसलिंग क्यों ना करें। कंपनी, हाँ। डिप्रेशन के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं, दिमाग उतना एक्टिव ना रहे कि ये फालतू की बातें सोचे। पर ये कोई तरीका हम्म। नहीं है, उसके दिमाग को ही आपने सुन्न कर दिया। उसका दिमाग ही उसकी एक्टिवनेस को कम कर दिया। जो वो कर सकता था उसकी वो संभावनाएं खत्म कर दी आपने, वो दवाइयां देके। तो हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि अगर मानसिक कोई इश्यू चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर ये एक इश्यू चल रहा है। आज की हम्म। डेट में पता ही नहीं होता कि वो कंट्रोल करने के चक्कर में लगे हुए हैं, खुद को तो नहीं कर रहे, बाकी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। ये एक मानसिक इश्यू है कि मैं खुद को तो जो चेंज कर सकती हूँ, सबसे आसान मेरे लिए और सबसे मुश्किल एक ही काम है, खुद को बदलना। जो मैं आसान भी है, मैं ठान लूं तो मैं खुद को बदल सकती हूँ, और हम्म। ना ठानूं तो वो सबसे मुश्किल है। सारी दुनिया में कमी दिखेंगी, खुद में कमियां नहीं दिखेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सिचुएशन मेरे हिसाब से चले, ये मेरा पति मेरे हिसाब से चले, मेरी बीवी मेरे हिसाब से चले, मेरे बच्चे हैं मेरे हिसाब से कैसे नहीं चलेंगे, ये सिचुएशन ऐसे कैसे हो सकती है मेरी जिंदगी में, ये मेरे हिसाब से चले। वो भी तो एक बीमारी है। हम्म। तो उसके इलाज का तरीका जब वो समझ में नहीं आएगी बीमारी है, तो इलाज कराने कहाँ जाओगे। रात दिन नेगेटिव सोचना, ये भी तो बीमारी है। होपलेस रहना, किसी चीज में उम्मीद वाली चीज को खोज ही ना पाना, ये भी तो एक बीमारी है। हम्म। रिश्तों में कटाक्ष कर देना, तीखे जवाब देना, हमेशा कमियां निकालना, हमेशा शिकायतें करते रहना, ये भी तो एक बीमारी है जो हमारे रिश्तों को एकदम खत्म कर देती है। जब हम शिकायत ही करते रहेंगे हर वक्त, तो क्या होगा, वो रिश्ता बचेगा थोड़ी, प्रेम तो उसका सबसे पहले खत्म हो जाएगा। फिर तो बस फॉर्मेलिटी के लिए आप रिश्ते को करते रहोगे, जहां तक आपको वो जीने की मजबूरी होगी उस रिश्ते में, तब तक आप उस रिश्ते को ढोते रहोगे। अगर हम्म। आपसे मैं सिर्फ शिकायतें करती रहूंगी, आप मुझसे सिर्फ शिकायतें करते रहो, तो क्या उस रिश्ते में प्रेम और आनंद रहेगा। बिल्कुल नहीं भी नहीं रहेगा। रहेगा फिर तो। तो हमें वो बीमारियां ही नहीं लगती। अगर एक इंसान लगातार शिकायतें कर रहा है, उसे लगेगा ही नहीं कि मेरे अंदर कोई कमी है। वो अपने आसपास के हर इंसान को परेशान कर रहा होगा, उसके परिवार के जितने, उसके जो उसकी इमीडिएट फैमिली होगी, वो सब परेशान हो रहे होंगे। ना वो समझ रहे होंगे कि इसके अंदर की एक आदत इसको परेशान कर रही है और हमें परेशान कर रही है, ना ही वो इंसान समझ रहा होगा। और वो कभी भी नहीं जाएगा काउंसलर के पास। हम्म। पूरा घर डिस्टर्ब रहेगा लेकिन वो नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया कि ये भी एक परेशानी है और इसे सॉल्व किया जा सकता है। उसी इंसान को अगर बैठा के उसको ये बात समझा दी जाए
कि हमें, जो तुम सोच रहे हो, जो हर चीज में से नकारात्मकता तुम्हें मिलती है, क्या वो चाहते हो कि जीवन में हो? हम्म। या आपसे अगर आपकी हर चीज के लिए मैं निरंतर शिकायत करूं, तो आपको कैसा अनुभव होगा? उसके बजाय अगर मैं आऊं और आपको बताऊं कि निशा जी, इस काम को आपने ऐसे ऐसे किया था ना, मुझे ऐसा लगा था, आपने तब ये बात बोली थी ना, तो मैंने ऐसा फील किया था, मुझे इसलिए बड़ा हर्ट हुआ था। आपको क्या, आप अपना व्यू बताओगे ना मुझे कि हम्म। नहीं नहीं अनीता जी, मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, मैंने तो ये बात ये सोच के कही थी। तो क्या होगा, वो जो खिंचाव था वो खत्म। हम्म। खत्म हो जाएगा। अब मैं सोच के बैठी रहूं, निशा ऐसे कैसे बोल सकती है, निशा ने मेरे बारे में ऐसे सोचा, अच्छा ये सोच के मुझे बोल रही थी, हाँ ये मेरे बारे में ऐसे ही सोचती है इसलिए ऐसे से बोल देती है मुझे, इसने पिछली बार भी ऐसे बोला था। और वो तार से तार, तार से तार जुड़ते चले जाएंगे और आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। वहीं पर अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी, कोई बात हर्ट हुई, मुझे आपसे कोई शिकायत हुई, मैंने आपसे वो बात क्लियर कर ली, तो क्या होगा? हम्म। वहीं खत्म हो जाएगी वो खत्म हो बात। जाएगी। हाँ, वो तार वहीं टूट जाएंगे और फिर से तो नया ये, कनेक्शन बन जाएगा। हाँ, तो ये जो तरीके हैं रिश्तों को जीने के, ये हमें सिखाए नहीं गए। हम्म। ये कहीं बताया नहीं गया, किसी स्कूल में सिखाया नहीं गया, परिवार में लोग भी वैसे ही जी रहे थे तो उन्होंने भी हमें ये चीज सिखाई नहीं गई। खाना बनाने का तरीका सिखाया गया, आटे में ऐसे ऐसे पानी डालोगे तो आटा सही गूंदेगा, एक साथ ज्यादा डाल दोगे तो नहीं गूंदेगा। बच्चों को, लड़कों को समझाया गया बिजनेस ऐसे करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, जॉब करोगे तो वहां कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, रोज सुबह जाना पड़ेगा। वो उसने देखा भी, सुबह पापा हर हाल में बुखार में भी घर से चले जाते हैं, तो वो भी वैसी कॉपी करने लगा। लेकिन रिश्तों को कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में किस तरीके से हम और अधिक प्रेम और आनंद, जिसके लिए धरती पे आए हैं, रिश्ते किस लिए है? प्रेम हो, आनंद हो, सुख और दुख बांट सकें, चैलेंज आए तो हम सब एक दूसरे की हिम्मत बन पाए, वो सब चीजें सिखाई नहीं जाती। वो हमारे स्कूल की शिक्षा से बहुत दूर हो गई हैं। तो वो नहीं सिखाई गई, इसलिए वो सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वही मेरा प्रयास है कि मुझे कुछ लोगों के जीवन में वो चीजें जो मुझे मिली, मेरे जीवन में वो शिक्षाएं, वो नॉलेज आने से जो परिवर्तन आया, मैं बाकी लोगों के जीवन में भी वो परिवर्तन ला सकूं। उसी बेचैनी में मैं सुबह उठ के आ जाती हूँ, मेरी आंख भी खुलती है और मेरे पास एक स्ट्रांग रीजन भी होता है। करेक्ट। ठीक है, तो चलें, आ, तो मेडिटेट करेंगे, ओके। बैठेंगे 10 मिनट अपने साथ, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। सांसें सहजता से चल रही हैं। आप अपने दाएं हाथ को अपने दिल के पास रखेंगे, चेस्ट पे। सुनेंगे अपने दिल की धड़कनों को। ये दिल निरंतर धड़क रहा है। हमेशा इसमें उत्साह भरा रहता है, कभी नहीं थकता, कभी ये नहीं कहता आज थोड़ा सो लूं। लगातार लगातार निरंतर उस ऊर्जा के साथ ये अपना कार्य कर रहा है। तो हमारा जीवन चल रहा है। तो खुद से करेंगे एक वादा, कहेंगे खुद को कि निरंतर मैं अपने लक्ष्य को याद रखूंगी, अपने लिए स्ट्रॉन्ग गोल बनाऊंगी जो मुझे और बेहतरीन इंसान बनाए।
और हर गोल के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन मैं खोज लूंगी, क्योंकि मुझे अपने अल्टीमेट वर्जन से मिलना है। मेरा सबसे बेहतरीन रूप, बेस्ट ऑफ माय वर्जन। मुझे उस तक पहुंचना है। मैं हमेशा अपने उस स्ट्रॉन्ग रीजन से प्रेम करूंगी, खुद को याद दिलाती रहूंगी। मैं डेली रात को खुद को एक स्ट्रॉन्ग कारण सुबह उठने का देकर सोऊंगी। सुबह उठकर प्रतिदिन मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे मेरा लक्ष्य पूरा करने के लिए एक और नया दिन दिया। उसके लिए हृदय से धन्यवाद। मैं हमेशा खुद को चेक करूंगी कि मेरे मन की शांति निरंतर कायम रहे। मैं किसी को भी परमिशन नहीं दूंगी कि वो मेरे सपनों को, मेरी उम्मीद को मुझसे छीन सके। मेरी खुशी, मेरी सफलता मेरी जिम्मेदारी है। मेरा रिमोट मेरे पास है। मैं निरंतर आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को पॉलिश करती रहूंगी, और बेहतरीन और बेहतरीन। मैं साहस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगी। मैं खुद पर, अपनी अंतरात्मा पर सदैव विश्वास रखूंगी। मैं अपने जीवन में उत्साह, शांति, साहस, उम्मीद और विश्वास के दियों को निरंतर जलाए रखूंगी। समृद्धि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुख मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रेम और आनंद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं ईश्वर की दौलत हूँ। जो कुछ भी ईश्वर का है वो सब मेरा है। ईश्वर के सभी गुण मेरे भीतर भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। मैं क्रिएटिव हूँ, साहसी हूँ, समृद्ध हूँ, संपन्न हूँ, आनंद हूँ, स्वास्थ्य हूँ,
प्रेम हूँ, मैं खुशी भी हूँ। मैं फोकस्ड हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं करुणा से भरपूर हूँ। ईश्वर सदैव मेरे साथ हैं। उनका प्रेम निरंतर मुझ पर बरस रहा है। हृदय से धन्यवाद परमपिता परमात्मा को कि इस जीवन में उन पर मेरा ये विश्वास दिन प्रतिदिन और स्ट्रांग होता जा रहा है। उनसे मेरा कनेक्शन, मेरा रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत होता जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, निरंतर आप मेरे साथ हो। इसका अनुभव आप मुझे कराते रहते हो। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है प्रभु। इतनी सारी कृपाओं का, इतने सारे आशीर्वादों का निरंतर आप जो मुझ पर बरसा रहे हैं। हर पल धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद है। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए कुछ क्षण और जो भी याद आ रहा है उस सब के लिए परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दें। अपने शरीर के लिए, अपने उन सभी रिश्तों के लिए जिनसे आपको प्रेम है, जो आपसे प्रेम करते हैं। हर उस इंसान के लिए धन्यवाद दें जो हर समय जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। हर उस परिस्थिति को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको निरंतर स्ट्रांग बनाया। धन्यवाद दीजिए इस हवा को जो हर पल आपके उपयोग के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद दीजिए भोजन के लिए कि प्रतिदिन समय से आपको भोजन मिल रहा है। जल की हर एक बूंद को धन्यवाद दीजिए जो आप तक पहुंच रही है। धन्यवाद दीजिए उन सभी सुख सुविधाओं को जो आपको मिली हैं। धन्यवाद दीजिए उस सारी नॉलेज को जिसने आपको सहजता की तरफ लेके गया है। धन्यवाद दीजिए अपने सभी गुरुओं को, उन सभी पुस्तकों को, उन सभी वीडियोस को जिन्होंने आपके जीवन में वैल्यू ऐड की है। धन्यवाद दीजिए उन सभी डॉक्टर्स को जिन्होंने आपको स्वस्थ बनाया। धन्यवाद दीजिए उस इंसान को जो आपके लिए भोजन बनाता है। धन्यवाद दीजिए उन सभी इंसानों को जो आपके लिए कोई भी शारीरिक श्रम करते हैं।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद धन के उस एक एक रुपए को जो आज तक मैंने या मुझ पे खर्च हुआ। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ के इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें और वापस सभी चेतना में आएंगे। किसी को कुछ कहना है तो और 2 मिनट रुकेंगे, वरना मेरी तरफ से सेशन कंप्लीट हो गया है। यस, आई वांट टू चलिए, से मैम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो 100 लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन करने वाली थी, अब आप 99 ही बोला करिए। नहीं, और भी कम हो गए हैं, और भी लोग हैं हाँ, जिनको तो मैं नहीं काउंट करती हूँ। नहीं नहीं मैम, मतलब मेरा ये इसलिए मैंने आपको ये बताया ताकि आपको ये पता लगे कि आप सफलता की ओर हैं और आपके धीरे धीरे नंबर कम होते जा रहे हैं। आप कितनी खुश हो रही हैं, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। तो ये चाह रही हूँ कि ये थैंक यू नंबर जी, आपके थैंक पास यू। और भी पहुंचे। तो ये 100वां नंबर मैंने अपना एक नंबर देके काउंटिंग में आपको आगे बढ़ा दिया है। तो जो भी बोलना चाहे वो नंबर दे सकता है धन्यवाद। आपको। तो हाँ इसीलिए हाँ, मैंने ये आपके लिए एक तोहफा और समझिए। बढ़िया जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। जी। जो लोग निरंतर आते हैं, निरंतर मेरे टच में रहते हैं, निरंतर अपनी चीजों को, अपने अचीवमेंट को भी मेरे साथ शेयर करते हैं कि आपने ये चीज बताई थी और आज मैंने ये चीज यूज की जब मैं इस परेशानी में थी। तो वो मेरे मुझे मोती इकट्ठे होते रहते हैं। और लोगों के सही। लिए भी प्रेयर प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाकी लोगों के जीवन में भी ये रोशनी पहुंचे। कितने सारे लोग हैं जो सेशंस में नहीं आ पाते, लेकिन यूट्यूब के व्यूज से पता चलता है लोग सेशंस देख रहे हैं। हुँ। चलिए, मिलते हैं कल सुबह फिर। सभी ओके को मैम, धन्यवाद। हैव अ थैंक यू ग्रेट डे। वेरी मच। थैंक यू जी। यू टू हैव अ ग्रेट डे।